जी मुर्तजा बाज साहब, बजट पे आगाज करे बात। जी बहुत शुक्रिया जी स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले स्पीकर साहब आपको अप्रिशिएट करता हूं जो आपने इस बजट में और डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस अंदाज से मौजूदा हालात में बजट इजलास को चलाया, और अपने सेक्रेटेरिएट के तमाम स्टाफ को अप्रिशिएट करता हूं। इन हालात में ये बड़ा मुश्किल था, गो के हुकूमत के साथ अपोजिशन ने जबरदस्त तामन किया, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं ये आपका इनिशिएटिव था जिसमें सारी अपोजिशन ने मिलकर ये कौम को भी पैगाम दिया कि आज आपकी सियासत क़यादत इस मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ी है। जनाब स्पीकर, मैं बजट से आने से पहले जो कल बात हुई उस पर भी बात करना चाहता हूं कि मैं पार्टी विप हूं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कल की कि इस असेंबली का जो माहौल है उसको दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है, और मेरी आपकी वसासत से हुकूमत के अपने दोस्तों से और अपोजिशन की तरफ से मैं खुद ये बात कहना चाहता हूं कि हमें इस ऐवान का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि कौम जब देखे तो अपने नुमाइंदों पे फख्र करे। यहां से जो मैसेज स्पीकर साहब जाता है वो पूरी कौम की क़यादत की, अहलियत की, उनकी ज़हनियत की और कौमी मफाद के हवाले से जो उनकी सलाहियत है उसकी अक्कासी करता है। तो मैं समझता हूं कि जो कल आपने स्टेप लिया उस पर अमल दरामद होना चाहिए। स्पीकर साहब, यहां पहली दफा हमने देखा है, मैं तनकीदी बात नहीं करता, कि हुकूमती जो वज़रा साहिबान हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, ये हमने पहली दफा देखा है। तो आपसे मेरी गुजारिश, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, सिंपल इतना कहना चाहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैंने वीडियोस मंगवाई हैं, मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा। मुझे दो लोगों के आए हैं, एक गवर्नमेंट साइड के और अपोजिशन की है, मैं उसके मुताबिक जो है ना लूंगा। लाइटर नोट पे अगर मेरी वीडियो भी आप शामिल कर लें जो उमर अयूब साहब ने मेरे वाले से, अभी वो छोड़ो, अभी ये वाला सर, एक वजीर ने तीसरी दफा मैं मेंबर हूं, मुझ पे इल्जाम लगाया और हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जिक्र किया है। मेरा प्रिविलेज मोशन जो है वो आपके पास पेंडिंग है 7 माह से। स्पीकर साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये हम आपसे इंसाफ मांगते हैं, हुकूमत से कोई इंसाफ हमें तो नहीं है, ना हम मानते हैं। तो मैं बजट पे आता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं जी, अगर एक वजीर यहां खड़ा होकर इल्जाम लगाता है तो मैं आप इस कस्टोडियन इस हाउस के, आज तक हमें आप पे कोई एतराज नहीं है स्पीकर साहब, और मेरी आपसे गुजारिश होगी इस अवान की तारीखी जो ट्रेडिशंस हैं, जो रवायात हैं, उनको कायम करना आपकी जिम्मेदारी, और हम आपके साथ खड़े हैं। इस ऐवान का जो हलफ हमने इस ऐवान में बैसीत मेंबर कौम ने हमें मुंतखब करके भेजा, उस हवाले से हम ये वादा करते हैं इसके तकद्दस के लिए आपका इंशाअल्लाह भरपूर साथ देंगे। यही जज्बा हुकूमत का होना चाहिए। तो मैं आगे बजट पे आता हूं। जनाब स्पीकर, बजट के हवाले से सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे फाइनेंस कमेटी के एक मेंबर थे, मैंने उनसे पूछा कि आपने हमसे इनपुट नहीं ली पार्टी की तरफ से, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है वो बजट के हवाले से इस पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती है, और जब हम हुकूमत हमारी थी तो यहां चीख के कलमे पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के कहा जाता था कि इस पार्लियामेंट से जब बजट बनाया जाए तो तजावीज ली जाए। तो ये पहली दफा हुआ है जनाब स्पीकर, आया मेरे मेंबर ने मुझे सही इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने तस्दीक की कि स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली ऑन फाइनेंस जो है उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी हवाले से भी इनपुट इस पार्लियामेंट की इस बजट में नहीं। ये बड़ा सवालिया निशान है जनाब स्पीकर साहब, और मेरी आपसे गुजारिश है इस पे नोटिस लें आप। हमें पता है जब पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज शेख साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो इस कुर्सी पे बैठे हुए जो कायदे ऐवान है उनके क्या रिमार्क्स थे, उन्होंने उस वक्त किन ख्यालात का इजहार किया था और क्या इल्जामात लगाए थे। हम उन बातों में नहीं जाते, मैं मुख्तसर बात बजट पे करूंगा, फिर थोड़ी सी जो खैबर पख्तूनख्वा की हालत है और फाटा की उस पर बात करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको मौका ना दूं। स्पीकर साहब, मेरा और आपका एक सूबे से ताल्लुक है। पिछले बजट में जो जिन दावों का इस हुकूमत ने इस ऐवान में खड़े होके इजहार किया था, पूरी कौम को यह खुशखबरी सुनाई थी कि इस मुल्क में तब्दीली आ चुकी है। 2 मनी बिल्स के बाद जो बजट पेश किया गया था, मैं सिर्फ 2 सवाल आपकी वसात से हुकूमत के सामने रखना चाहता हूं। फाटा के हवाले से और जितनी स्कीमें इन्होंने बजट में रखी थी, मेरा इस ऐवान पे सवाल है, जब वाइंड अप करें फाइनेंस मिनिस्टर या मशीर साहब या उनका कोई नुमाइंदा,
तो इसका जरूर जवाब दे कि जो सबसे बड़ा दावा किया था तकमील पाकिस्तान हमने की थी, मेरे कायद नवाज शरीफ ने की थी, जब फाटा को आईनी तौर पे इंजमाम हुआ फाटा का और उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। जो हमारी कमिटमेंट थी पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप की फाटा के अवाम के साथ, जो फंड्स रिहेबिलिटेशन के लिए यहां फाटा के मेंबर्स बैठे हैं, मैं फाटा की बात इसलिए कर रहा हूं शुरू अपने बजट स्पीच से जनाब स्पीकर, कि इस कौम के लिए उन लोगों ने अपने खून और अपने जान की कुर्बानियां दी और आज इसलिए हम अमन का सांस इस मुल्क के अंदर ले रहे हैं। तो जो एलोकेशंस ली गई थी, जो यहां दावा किया गया था, मैं दावे से कहता हूं 50% भी वो पैसा खर्च नहीं हुआ जिन लोगों ने अपने खून की कुर्बानी दे के इस मुल्क को अमन दिया जनाब मुस्लिम लीग के दौर में। और जो रिहेबिलिटेशन का के लिए एलोकेशंस थी, यहां फाटा के मेंबर्स बैठे हैं, पूछ लें फाटा के मेंबर्स से, क्या 1 रुपए की एलोकेशन के हवाले से कोई इनपुट इन मुंतखब नुमाइंदों से लिया गया? स्पीकर साहब, यह बहुत बड़ी ज्यादती, एहसास महरूमी उन इलाकों में पैदा हो रही है। यह खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, अब तकमील पाकिस्तान हो चुकी है, इंजमाम हो चुका है। उन लोगों ने अपने घर बार 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़े, 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़े, और आज 7 साल होने को हैं, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। मैं फाटा के मेंबरों को कहूंगा कि इस इशू पे यहां पे अगर उनको मौका मिले तो वो जरूर बात करें। जनाब, जितने भी आदाफ रखे गए थे उनको ये हुकूमत पूरा करने में नाकाम हुई। यहां सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। ये पहली हुकूमत है जो जिस परसेंटेज से महंगाई हुई है, ये मुझे जरा जब वाइंड अप स्पीच हो तो अपने फाइनेंस का जो नुमाइंदा होगा यहां, क्योंकि जो पिछली दफा बजट पेश जिस जज्बे से की थी, इस दफा जब वजीर मौसूफ ने की है तो साफ उनके चेहरे पे हमें मायूसी नजर आ रही थी जनाब स्पीकर। तो मैं कहूंगा कि वो हमें बताएं, ये पहली हुकूमत है जिसके बजट में जो फूड इन्फ्लेशन और जो महंगाई हुई है, एक शख्स की अगर आमदनी 30,000 रुपए थी तो जनाब स्पीकर रिलीफ देने के बजाय आज उस शख्स की जेब में 17,000 रुपए हैं, अगर उसकी 30,000 रुपए इनकम है। मौजूदा माशी पॉलिसियों और इस बजट के बाद अगर उस शख्स की 30,000 रुपए तनख्वाह है या आमदन 30,000 रुपए है, इन्फ्लेशन और महंगाई और जो माशी बुरान का ये मुल्क शामिल है, बजाय रिलीफ देने के बजाय उसको सब्सिडी देने के जनाब स्पीकर 13,000 रुपए उसके मजीद कम हो गए हैं। ये अदाद शुमारा में जवाब दिया जाए। और जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है उस हिसाब से अगर सरकारी मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहों पे अगर उनकी तनख्वाहों पे उस हिसाब से भी अगर उनका इजाफा किया जाता तो वो इजाफा 23% जनाब स्पीकर बनता है, जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे वजीर साहिबान वज़रा साहिबान ने बड़े दावे किए कि पाकिस्तान तरक्की की राह में, ये कोविड-19 की वजह से रुकावट ना होता तो आज ये से वो हो जाता। आज कल के जो अदाद शुमार हैं बड़े ही तशवीशनाक हैं जनाब। कल 105 लोगों की अमवात हुई इस वबा की वजह से, 105 लोगों। कल 3946 लोग जो हैं वो उनके टेस्ट मुस्बत, कल एक दिन 24 घंटे के अंदर के अदाद शुमार है। ये वो है जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है जनाब स्पीकर। 1,85,000 लोगों को और मुस्बत रिजल्ट्स आ चुके हैं। और आज इस्लामाबाद के एक हफ्ता पहले और 3 दिन पहले यहां राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की थी, इस्लामाबाद कैपिटल में हुकूमत पाकिस्तान के सारे वसाइल लगा के ये हुकूमत और इनकी टीम नाकाम हो चुकी है जनाब स्पीकर। एक बेड हमारे एक मरीज को नहीं मिल सका, ना प्राइवेट अस्पतालों में और ना सरकारी अस्पतालों में। ये कारकर्दगी है इस हुकूमत की। और अब तो वज़रा भी बात कर रहे हैं जनाब, हुकूमती इत्तेहादी भी बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। आज तो बात यहां तक आ गई है कि जब मैंगल साहब ने बात की थी तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए थे इस सिवान से। ये जो बर्तरी है हुकूमत की वो बड़ी कम है। ये 1 साल के अंदर हुकूमत के इत्तेहादी और वज़रा, कल यहां एक मसूब वजीर है जो बड़े बोल्ड हैं, सच्ची बात कभी भी कर देते हैं। कल जो उन्होंने बात की
आज जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि बजट के बाद हुकूमत की सफों में जो हम ये बदएतमादी देख रहे हैं वो इस चीज का मजहर है। अपोजिशन ने तो पहले दिन से ये कहा था और आज मैं कहता हूं जो अदाद शुमार मेरे दोस्तों ने इस ऐवान के अंदर पेश किए जनाब स्पीकर, उससे यह साबित होता है कि हुकूमत माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, हमारी खारजा पॉलिसी, हम कश्मीर का मुकदमा हार चुके हैं जनाब स्पीकर। और इसका कौन जिम्मेदार है? आज पाकिस्तान की माशी तबाही का कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो इलेक्शन में ताकत के जरिए इस कुर्सी पे जिस शख्स को बिठाया जिसका नाम इमरान खान है, वो लोग लाने वाले और इस कुर्सी पे बैठने वाला शख्स इसका जिम्मेदार है। कौम सवाल करती है जब भूल गए असद उमर साहब 2018 की वो बजट की स्पीच। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि असद उमर की वो स्पीच इस ऐवान को जब वो वाइंड अप करें पढ़ के पहले सुनाई जाए। 2018 की बजट स्पीच जब 67 रुपए लीटर था, जब क्रूड ऑयल की कीमत थी $, तो ये अदाद शुमार के साथ दावा कर रहे थे कि 40 रुपए लीटर होना चाहिए पेट्रोल। और आज वही वजीर वो तकरीर उसको सुनाए ताकि वो उसका जवाब दे सके। जनाब स्पीकर, जो ऑयल प्राइसेस की कीमतें रिड्यूस हुई हैं, मुझे आप एक कमीशन बना दें जनाब स्पीकर कि उन कीमतों की कमी का इस कौम को कोई फायदा हुआ है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हुकूमत तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कुछ तो लोग ऐसे हैं मेरे भाई, अभी तक अपोजिशन की स्पीचेस कर रहे हैं, अभी तक वो कंटेनर वाली बातें करते हैं। भाई अब आप पे जिम्मेदारी है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की। मैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसर बात करता हूं जनाब स्पीकर, आप मेरे साथ चलें। ये अपारा चौक है सामने, वहां आवाज दें भाई। जितने मुतासरीन हैं, आपको मदद मिली है, आपको इमदाद मिली है। रेडी वाले के पास जाएं, आप पूछें कि तुम्हें मिली है इमदाद। सब्जी वाले से जाके पूछें जिसका 4 महीने से कारोबार बंद है, तुम्हें किसी ने, हुकूमत के नुमाइंदे ने पूछा है? आपको इनकी प्लानिंग का जवाब मिल जाएगा। मैं उस प्रोग्राम पे एतराज नहीं करता, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में सिर्फ 22 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत जनाब स्पीकर पैसे मिले हैं, सिर्फ 22 लोगों को, इसलिए कि वो मेरी यूनियन काउंसिल है, वीसी है। और जो मेरा मुखालिफ है 220 मिले हैं। मैं नहीं समझता वो कौन सा क्राइटेरिया, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से जितनी तजावीज हमने हुकूमत को दी हैं, जो इस प्रोग्राम की इंचार्ज है, मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर मेंबर कौमी असम्बली एक पार्टी की तरफ से जो विप 20 दफा उनको सिर्फ तजावीज देने की हद से अगर बात करता है, मुड़ के अगर वो जवाब भी ना दे तो बड़ी ज्यादती है। और दूसरी जनाब स्पीकर, हमने न्यूज में सुना है इस प्रोग्राम के हवाले से कैबिनेट में, जब कैबिनेट के मेंबर्स ने बात की है तो वहां भी इसके अदाद शुमार देने से इनकारी हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर कमीशन जनाब स्पीकर बनाया जाए। जनाब स्पीकर, यहां वजारत मुवासलात से मेरे भाई ने यह कहा, हमने मगरबी रूट के हवाले से बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। यह सीपैक रूट के हवाले से ऑन रिकॉर्ड है कि जो सीपैक रूट था उस पर पीटीआई की क्यादत ने एतराज की और मगरबी रूट के हवाले से एक जबरदस्त कैंपेन चलाई। और खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला हाउस में बैठ के इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो हजारा डिवीजन से रूट आ रहा है इस पे हमें एतराज है, इसको गिलगित से चित्राल और चित्राल से स्वात और वहां से लाया जाए, हजारा डिवीजन से ना लाया जाए। उस वक्त पीएसडीपी में इसको शामिल किया गया था। इस रूट मैं आपको करेक्ट कर दूं जी। आप जो बात कर रहे हैं, मैं खुद भी उधर था और हमारा उधर केपी असम्बली का एक मौकिफ था और उस मौकिफ के हवाले से हमने ये नहीं कहा, कभी उस पर नहीं कहा गया कि हजारा को ना लिया जाए, बल्कि इनका ये था कि मुतबादिल रूट ये भी हो, मगरबी रूट। और सारे मिनट्स एहसन इकबाल साहब के पास पड़े हुए हैं, वो इस मीटिंग में थे, तो आप इसको पढ़ ले प्लीज। सर, एहसन इकबाल साहब बाद में गए हैं उस मीटिंग के लिए, मैं भी था उसमें। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सर चीफ मिनिस्टर और इमरान खान साहब ने की। मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाहता था, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। मैं कल वो दूसरे दिन की न्यूज आपको पेश करूंगा जनाब। उसके बाद जो वजीर मौसूफ ने दावा किया, ये अल्लाह के नाम है, हमने अलफ उठाया है,
इस कौम के साथ हमें सच बोलना चाहिए। पीएसडीपी में एलोकेशन हुई है इसके लिए। ये डीआई खान आगला रोड की आप बात कर रहे हैं, हमारा वजीर मौसूफ 2 साल से उसको रोका हुआ है, इसलिए रोका हुआ है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग का मंसूबा है। 2 साल से रोका हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती है, जिसका 70% से ज्यादा जनाब स्पीकर काम मुकम्मल हो चुका है। इस हुकूमत की माशी टीम से मेरा सवाल है कि सी पैक के हवाले से मैं बात करता हूं, मैं नहीं सवाल करता जनाब स्पीकर। यहां चीख चीख के हमने कहा कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की डिटेल्स क्यों नहीं देते। आप जो बात कर रहे हैं, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मुझे रिटन में दे दो। मैं इमीडिएटली जो उसकी मीटिंग बुलाता हूं आपकी सीपेक कमेटी की, और उसको एग्जामिन करेगा अगर उसमें कोई कमी पेशी, क्योंकि सीपेक पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। खान के यहाँ नुमाइंदों को मैं अप्रिशिएट करता हूं। 2 साल से जनाब स्पीकर, मैं आज इस रिकॉर्ड पे आपसे मुतालबा करता हूं, सी पैक के हवाले से जो मुल्क दुश्मनी की पॉलिसी है हम उसकी मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा आपके सामने है, 88% मुकम्मल था, 2 साल गुजर गए हैं जनाब स्पीकर। ये लाहौर का मंसूबा नहीं था, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा अवामी वेलफेयर का मंसूबा था, और 88% मुकम्मल होने के बाद जनाब स्पीकर उस पर आजमाइशी ट्रेनें भी चला दी गई। मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके साथ क्रॉस टॉक करूं, लेकिन कुछ हकायक जो आप बता रहे हैं इसके साथ मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस सीपेक की कमेटी का चेयरमैन रहा और उसके ऊपर मैंने काफी काम किया। तो आप मेरे साथ प्राइवेटली मिले तो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, आपकी जो इश्यूज हैं आप एक रिटन में दे दे, मैं उसको इस पे ऊपर जो है प्रॉपर मीटिंग करता हूं, और जहां आप लोगों का कंसर्न है उसको एड्रेस करते हैं। मैं मुख्तसर इस पे बात करूंगा स्पीकर साहब, मुझे कंसर्न है, मैं आपकी वसात से हुकूमत के सामने ये रखता हूं कि सी पैक के हवाले से ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा था 2018 में 13% रहता था, आजमाइशी ट्रेनें भी चली हैं, आज 2 साल हो गए नहीं चला। सी पैक में सबसे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान के लिए मुफाद, एक एनर्जी क्राइसिस में जो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी, और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। 2021 में ये मुकम्मल होने थे। मैं उस कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी का मेंबर हूं जनाब। 3 दिन पहले जो कमेटी के मेंबर जो मीटिंग हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लानिंग की गई है वो 2023 में जनाब ये सीपेक कमेटी की मीटिंग नेक्स्ट जुलाई फर्स्ट वीक में बुलाएं, और इनकी जो कंसर्न है रिटर्न से ले ले और इसके ऊपर एड्रेस कर ले प्रॉपर। आपकी मर्जी है कि मैं सी पैक में बात ना करूं ना, आप इसी तरह चाहते, मैं नहीं करता, नहीं, मैं क्योंकि कौमी मुफाद का मंसूबा है और एक मेंबर कौमी असेंबली के स्पीकर साहब आप, मैंने आपकी बातों को सीरियस लिया है, आपको समझना चाहिए मेरी सीरियस लिया है। ठीक है जी, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जनाब। इस हाउस ने ये टेकअप किया था कि सी पैक अथॉरिटी नहीं बननी चाहिए, फिर क्यों बनी जनाब? आपकी बनाई हुई पार्लिमानी कमेटी जो सी पैक पे, उसने कहा था कि सी पैक अथॉरिटी नहीं बननी चाहिए, क्यों बनी जनाब स्पीकर? आप हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस पार्लियामेंट के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें खुशी होती है जब हमारे मुतालबे पे आप एक्शन लेते हैं, हमें खुशी होती है, कोई तो हमारा सुनने वाला है। चलें जनाब स्पीकर, इस कोरोना के जो अदाद शुमार हैं खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। मैंने उस दिन टेकअप यहां किया था, और एक मेरी गुजारिश है, जो ये सी पैक रूट में, आपको पता है जनाब स्पीकर के एबटाबाद जो है ये सियाती हवाले से और हजारा डिवीजन का मरकजी मुकाम है। एक इंटरचेंज का मुतालबा जब ये मुकम्मल हुआ उस वक्त से लेकर आज तक है, इस बजट में वो एलोकेशन नहीं रखी गई। सबसे बड़ा मसला है एबटाबाद का, आप डायरेक्शन दें, बाखुदा मैं समझूंगा कि पूरे हजारा डिवीजन पे और एबटाबाद पे और जो गलियात पे आपका एहसान होगा कि उस इंटरचेंज को फौरी तौर पे NHA शामिल करे, जिसकी NOC हमें कैंट से बड़ी लेट मिली थी, और सी पैक के फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सका। अब खुदारा हजारा डिवीजन और जिले बिलखसूस एबटाबाद अवाम पर रहम किया जाए। 2 साल से वो एलोकेशन नहीं हुई। पिछली दफा मिनिस्टर साहब ने ये कहा था हम रखेंगे, लेकिन इस बजट में उसके लिए बिल्कुल दे दे, मैं इसके साथ कम्युनिकेट करवा दूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, मैं जो हमारे मौजूदा 7 साल से सूबे में आपकी हुकूमत है जनाब स्पीकर, ये PTI की हुकूमत है, मैं आपकी वसात से हुकूमत को कहता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के दौर की जो स्कीमें हैं, जब से PTI की हुकूमत आई है मेरे हल्के में जनाब स्पीकर, रोकी गई, मैं ये सूबाई मामला है लेकिन सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे साथ कि मेरे हल्के के लोगों ने सिर्फ मुस्लिम लीग को वोट दिया है, इस कौम के सामने ये रखना चाहता हूं आपकी वसासत के साथ। मैं अदाद शुमार वाले मैंने बड़ी तैयारी की थी जनाब स्पीकर, मैं एक तरफ रख देता हूं। 2 बातें सिर्फ करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि 7 साल पहले मेरे हल्के में 2 कैटेगरी D हॉस्पिटल बने हैं।
एलोकेशन भी थी, इक्विपमेंट के लिए भी था, आज तक मुकम्मल जनाब स्पीकर नहीं हो सके। ये मैं बात इसलिए आपके सामने रखता हूं कि आज जब ये वबा आई है तो हमारे पास वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं है इन मरीजों का कोई पुरसान हाल हो, कोई ऐसी जगह नहीं। जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसकी कैपेसिटी पूरे हजारा डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 1000 बेड का जनाब स्पीकर हॉस्पिटल है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उसी में ही कोरोना के मरीजों को रखा जाए और उसी में दूसरे मरीजों का इलाज किया जाए। आज मैं यहां एक और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो बड़ी जरूरी चीज है कि परसों जब हमें बेड नहीं मिल रहा था, ईडी पिम्प से हमारी बात हुई। हैरानगी की बात है कि 8 डिपार्टमेंट्स बंद हैं और वो सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों की खिदमत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है जनाब स्पीकर कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका मुतबादिल डिसइंफेक्ट करके उस वार्ड को मुतबादिल अरेंजमेंट करना चाहिए। मेरी तजवीज है हुकूमत को। तो मैं गुजारिश ये करता हूं कि 7 साल से जारी तरक्याती स्कीमें बंद है, इसलिए कि मुझे मुस्लिम लीग ने वोट दिया, दूसरी दफा मुस्लिम लीग ने वोट दिया, मेरे सूबाई असम्बली के मेंबरान, हमारी अपग्रेडेशन जितने अस्पतालों की थी, कल कलाबाग के लिए हमारे एक RHC हॉस्पिटल है, 5 साल से हम पूरे गलियात में वो अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। हमारे मेंबरान ने, सरदार नलोटा ने, सब ने वहां एहतजाज किया है, तीसरी दफा वादा किया गया है। ये हालत है। जब आपको अल्लाह ने हुकूमत दे दी तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई वोट किसी ने दी है या नहीं दी उसके मसाइल हल करना है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने इनको हुकूमत दे दी है। जनाब स्पीकर, मेरे गैस और बिजली के जो फंड जो पिछली हुकूमत के थे सारे रोक दिए गए हैं जनाब स्पीकर, जारी स्कीमें रोक दी गई हैं जनाब स्पीकर, हमारे जॉब नंबर्स फंड्स होने के बावजूद जनाब स्पीकर रोक दिए गए। ये बिजली की स्कीम है, उधर पेस्को की बात कर रहे हैं आप? जी, पेस्को और SNGPL की। अच्छा, और ये भी आपके नोटिस में यहां में लाया था, जो जवाब वजीर साहब ने दिया उसकी नहीं, वो जो पेस्को वाला है वो हम सब एक जैसे हैं, आप मीटिंग करा दें। मैंने उसको बुलाया हुआ था चीफ पेस्को को, और उसने लंबा छोड़ा, लेकिन हमारी भी फंड उसके पास इस वक्त पड़ी हुई है। तो इसके लिए फिर आप कोई मीटिंग रखेंगे जनाब स्पीकर? को बुलाया है, उसने कल जुनैद अकबर ने उसका पॉइंट आउट किया था, आपको भी उस मीटिंग में हम बुला लेंगे, तो हमने कमेटी में उसको बुलाया है। मैं जी यहाँ उस दिन पार्लियामेंट्री अमूर के जो वजीर हैं इन्होंने बात की थी, मैं बड़ा मशकूर हूं जनाब बाबर अवान साहब का। इस वबा की वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा के 35% लोग हैं जी, उनका रोजगार टूरिज्म के हवाले से मैंने यहां टेकअप किया था। मैं खुसूसी तौर पर बाबर अवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हुकूमत से कंसल्ट करके हमें रिप्लाई किया था। 15 से 20 अरब रुपए की ये इनकम होती है हमारे लोगों को जी, मरी से लेके होटलिंग और सेहत के हवाले से चित्राल तक। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जनाब स्पीकर। ना ही पैकेज में उसे शामिल किया गया, ना ही अभी तक कोई रिलीफ दिया गया। 5 जून को इन्होंने तय किया था कि हम SOPs के साथ इनको खोलेंगे, इनको इजाजत देंगे, क्योंकि रेशो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा हम समझते हैं कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि टूरिज्म को खोलें और सियाहत को इजाजत दे। लेकिन जनाब स्पीकर, 20 कमरे का जो होटल है मरी में, उसका साल का किराया 50 लाख से कम नहीं है, और नथा गली में वही होटल, उसका साल का किराया 20-25-30। आप कहेंगे, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, क्या ख्याल है ये जो टूरिज्म, मतलब हुकूमत के पास शायद वसाइल हो या ना हो, अगर आप समझते हैं कि इसको खोला जाए? मैं तजवीज देता हूं जी, मैं तजवीज देता हूं। ओके जनाब स्पीकर, मैंने ये कहा कि 5 को खुलना चाहिए था। जिस तेजी से आदाद शुमार बढ़ रहे हैं, कल 105 लोगों की शहादत हुई है, 3946 टेस्टिंग कैपेसिटी के मुताबिक पॉजिटिव आए, 1,85,000 लोग आ गए हैं। इसको खोल नहीं रही हुकूमत, ठीक कर रही है, लेकिन उन लोगों को इस पैकेज में शामिल किया जाए, उनको डायरेक्ट रिलीफ दी जाए। वहां वो मुलाजमीन जो हैं पिछले 6 माह से बगैर तनख्वाहों के बैठे हैं। टूरिज्म को फौरी तौर पे हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के 35% लोग बेरोजगार बैठे हैं टूरिज्म की वजह से, उनको फौरी तौर पे रिलीफ दी जाए जनाब। शुगर मिलों को ना दी जाए, चीनी चोरों को ना दी जाए, आटे चोरों को ना दी जाए, उनको खुसूसी दायरों में बाहर ना भगाया जाए, इन गरीबों का ख्याल किया जाए। ये मेरी तजवीज है और मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैंने उसमें तजवीज दी थी, एक मेरा ख्याल में खोलने की बात आपने नहीं की जी।
टूरिस्ट जो स्पॉट है उसको एसओपी के साथ खोला जाए। जी उसको 5 तारीख को खुलना था, लेकिन अभी तक खोला नहीं गया। नहीं, उसकी हमें बताया कि आपका क्या ख्याल, चूंकि आपका सर सलाह सूबाई हुकूमत ने हमें ये इन्फॉर्म किया है, वजीर आला साहब की तरफ से ये कहा गया है कि ये मुमकिन नहीं है कि लोगों की जानों को खतरा है। अगर लोगों की जानों को हुकूमत समझती है खतरा है तो वो काम करे कि एक शख्स की जान बचाई जाए। लेकिन जो हमारा मुतालबा था, आप 12-12 हजार रुपए जो दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री से मुंसलिक एक शख्स को भी दिया गया है जिनको 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बार बार तजावीज दी गई हैं। मैंने पूरी उस पे हवाले से क्राइटेरिया डिस्कस किया है। जनाब बाबर रवान साहब से मेरी उसके बाद ये बात कर लें। हमारे लोग बेरोजगार भूख से मर रहे हैं जनाब स्पीकर, और जब भूख से वो मरेंगे तो फिर इस लॉकडाउन का और इस चीज का वो बीमारी से बचा के भी हमें उन्हें क्या अगर आप हमारे साथ नहीं देने इत्तेफाक करते हैं तो मैं तो समझता हूं कि इसको एसओपी के साथ एहतियाती तदाबीर के साथ खोला जाए। जी जी बिल्कुल, बाबर रवान खोला जाए। बाबर रवान साहब, मैं मेरी बात एक कंक्लूड करवा दें। जी बाबर रवान साहब, नहीं आप बात कर लें, मुकम्मल कर लें, फिर मैं मुर्तजा भाई सब कंक्लूड करवाए, क्योंकि आपने और भी लोगों को जी बहुत शुक्रिया। अगर खोला जाए जी उन एसओपीज के साथ, लेकिन 6 माह जो बेरोजगार हुए हैं लोग, जो मुतासर हुए हैं इस हुकूमत के अहकामात के मुताबिक, उनको रिलीफ भी दिया जाए जनाब स्पीकर। मैं आखिरी बात, उस दिन मदीना की रियासत की बात हुई यहां जनाब स्पीकर, बड़ी अच्छी बात की अली मोहम्मद खान साहब मेरे भाई ने। मदीना की रियासत का दावा करने वाले मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। मैं कोई तनकीद नहीं करता किसने क्या किया और क्या कहा, लेकिन खुदारा मदीना की रियासत का दावा करने वालों की बात, कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप मदीना की रियासत की बुनियाद रखते हैं तो पहले बजट में आपको सूद से पाक बजट इस असेंबली में पेश करना चाहिए था, अगर आप दावा करते हैं कि हम मदीना की रियासत की बुनियाद रखते हैं। दूसरी बात, मदीना की रियासत में इंतकाम नहीं होता जनाब स्पीकर। आज हमारी सियासी क्यादत को, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, फाटा से लेके कराची तक जिस तरह रियासत की ताकत से कुचला जा रहा है, ये सियासी खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। मदीना की रियासत में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल को भी रिलीफ दिया था। एहतसाब की बात मैं करता हूं, ये जब हम ये बात करते हैं, मिसाक मईशत से लेके आज तक जब भी अपोजिशन ने बात की, पीपल्स पार्टी ने बात की, एमएमए ने बात की कि हम मिलकर हुकूमत की मदद करना चाहते हैं, इस बुरान से मुल्क को निकालना चाहते हैं, तो ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं या ये अपने केसेस की वजह से कहते हैं। मैं आप इस फ्लोर ऑफ हाउस कहता हूं, नहीं करनी दी जा रही इस मौजूदा दौर में मुस्लिम लीग को सियासत, नवाज शरीफ और उसकी टीम को सियासत नहीं करने दी जा रही, रियासत की ताकत से रोका जा रहा है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है जनाब स्पीकर। 2 जजेस के केसेस आप देख लें, शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बयान दिया था जनाब स्पीकर, और जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था, उसके एकाएक उस पर एक कमीशन आप बनाएं। थैंक यू सर, ना मेरी बात ये पूरी करें, सुन वाइंड अप करें प्लीज। सर, वाइंड अप करता हूं। उस पर कमीशन बनाया जाए। उन जजेस के क्या तफजात थे, उन्होंने क्या कहा, उस पर इस हाउस का आप कमीशन बनाएं ताकि इस कौम को इंसाफ मिल सके। जो हमारी अदलिया है, अगर उसके साथ ज्यादती होगी तो कौम को वो किस तरह जनाब स्पीकर इंसाफ देंगे। आप अदलिया को अगर आजादी देना चाहते हैं, मदीना की रियासत में इंसाफ आजाद होना चाहिए जनाब स्पीकर। और जो गलत रेफरेंस हुकूमत ने पेश किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, उस हवाले से भी कमीशन कायम होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। मेरी आखिरी बात जनाब स्पीकर सुन लें। बस बहुत हो गया जी, और काफी लोग बैठे हैं। स्पीकर साहब आखिरी बात सुन लें। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं जी, अगर आप मदीना की रियासत में हैं तो 2 चादरों का जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने उसकी वजाहत की। आम असेंबली के रिकॉर्ड पे पूछते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और भारत के लोगों ने जो चंदे दिए हैं उनकी तफसील इस असेंबली में आके बताएं ताकि पता चले। और फिर बीआरटी जो 120 अरब रुपए तक चली गई है, उसकी करप्शन का कोई कमीशन बना दें जनाब स्पीकर। और आखिरी बात माशाल्लाह, अगर आप ये समझते हैं जनाब स्पीकर, हुकूमत अगर ये समझती है ये हुकूमती ताकत से हमारा नजरिया और पाकिस्तान के मुफाद से हमें हटा देगी, खुदा की कसम ये कभी नहीं हटा सकते। और आखिरी बात, जो मौजूदा जो सियासी बुरान है इस मुल्क का, उसका हाल जनाब स्पीकर सिर्फ एक है,
इन माशी मसाइल से अगर पाकिस्तान को और जो आने वाले मसाइल हैं यहां अगर कोई निकाल सकता है तो नवाज शरीफ की क्यादत में उसकी माशी टीम खुदा के फजलो करम Thank you, से निकाल thank सकती you. है। ये नैल टीम नहीं निकाल सकती। बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी बाबर साहब।